एक बार एक लड़का विदेश गया पैसा कमाने के लिए और लड़का का नाम था राहुल। और वो पूरे 5 साल बाद आज अपने देश वापस लौट रहा था। हवाई जहाज़ से उतरने के बाद वो मुंबई रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन राहुल के शहर पटना से पहले ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए वे ट्रेन वहाँ ब्रेक लेती है तो राहुल सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए। और वे ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखता है कि उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। वे लोग राहुल को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। राहुल जब अपने माँ बाप को ऐसी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वहीं रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी जो राहुल को विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और पत्नी को भीख मांगनी पड़ी। ये दिल को तार कर देने वाली कहानी है दोस्तों, बड़ा ही दुख भरी कहानी। राहुल एक अच्छे खासे परिवार से था। ये 2 भाई थे, एक राहुल और दूसरा रमेश। दोनों का विवाह भी हो जाता है, लेकिन राहुल की जो भाभी थी वे थोड़ा तेज तरार स्वभाव की थी। रमेश की शादी पहले ही हो जाती है। चूँकि वे घर में बड़ा था, पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कर्क मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है, बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि राहुल की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। राहुल की वे अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी उसे कहती वे हर काम करने के लिए राजी हो जाता। इसी के चलते नतीजा ये होता है कि राहुल का भी विवाह हो जाता है। राहुल की पत्नी का नाम खुशी था। जैसे उसका नाम था वैसे ही उसका स्वभाव भी था। खुशी बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी ये सुख ही नहीं जाना कि पति होता क्या है। राहुल जब भी अपने काम से घर वापस आता तो पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। पति पत्नी को बात किए हुए 8-10 दिन हो जाते थे। कोई भी प्यार के बात नहीं करता था। अपनी पत्नी का सुख दुख किसी भी प्रकार से वे कोई भी बात ना करता। अगर खुशी उससे बात करे या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करती तो वे उसे फटकार लगा देता था, क्योंकि राहुल पहले ही अपनी भाभी के चंगुल में फंसा हुआ था। जैसे भी उसकी भाभी कहती थी वे वैसा ही काम करता था। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, कभी कुछ, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में बुरा फंसा हुआ था। जो भाभी के चक्कर में होते हैं वे अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है जब राहुल और उसकी भाभी खुशी को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं। बिना किसी वजह से बात बात पर उसे झगड़ने लगते हैं तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके ही चली जाती है। उधर राहुल की भाभी को सिर्फ पैसे से मतलब था। वे राहुल से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है कि विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब में खूब पैसा कमाते हैं। आप भी ऐसा करो, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे। फिर मुझे भी विदेश अपने साथ ले चलना। अब वह भाभी की बात को टाल ही नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा मिल जाती है और फिर विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप गया था कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूँगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है अपने पति रमेश से कहती है कि जब तक राहुल विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में काम आएगी। सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। रमेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसे जैसे उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वह करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही मीटिंग
बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील के पास ले जाता है, ये बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आया करेगी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती के ज़मीन, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटा के नाम कर देते हैं। और ये करवाने वाली भाभी ही होती है जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया था। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वे लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ भी नहीं रहा तो उसके पास पैसा भी नहीं था, ना कोई जरिया बेचारे अपना पेट पालने के लिए। गांव में थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई देता था खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर राहुल की पत्नी भी खुशी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है। तो खुशी एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, कुछ भी करूँगी चाहे भीख मांग कर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज़ रोज़ के ताने नहीं सुन सकती। अब वे कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम कर देती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसकी बूढ़ी सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी आपकी ये दशा कैसे हो गई। सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं, तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारे ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया। अब हम दोनों दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक और साफ दिल लड़की थी। वे अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। ये लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय के बाद लगभग 5 साल बाद राहुल को अपने घर की याद आने लगती है। वह सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं और भैया भाभी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। अब वे घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ये मकान और सभी ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वे अब नहीं रहते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखे हैं, पड़ोस के एक दो आदमियों ने उसे बताया। राहुल ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही न दे सका। अब मैं क्या करूं? वे अपना सर पीटने लगता है। अब वे अपने माता पिता को खोजते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उनकी पत्नी खुशी, जो कहीं से पानी लेने गई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति राहुल को आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वे पहले करती थी, लेकिन राहुल ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वे चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। राहुल के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, सब कुछ बेटा अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक न सुनी थी। वे तो शुक्र है ईश्वर की कि हमारी ये छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये हमें न मिलती तो आज हम कहीं के न रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू
कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल सकती है। ये सुनकर राहुल रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है, मुझसे जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो खुशी कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था जी। अब आपकी आंखें खुल गई है तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो राहुल कहता है, अब तुम्हें एक काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं था, जो कुछ पैसा था वे सभी उसने अपने भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। राहुल अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ लेकर वहाँ से दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहाँ मंडी के पास पल्लेदारी करने लगता है और गाड़ियों में सामान सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग का काम वे करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता है अपने घर का खर्चा चला लेता है, क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूँगी, आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा, पैसों का मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, ये अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर राहुल के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहुत ठीक ही कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा ये सब्जी का धंधा चल जाएगा। राहुल मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होता है, पैसे बचने लगते हैं, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था, मकान मालिक का किराया भी चुकाता है और एक छोटा सा 100 गज का प्लॉट भी खरीद लेता है। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करता है और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से राहुल वहाँ की लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वे फिर अपनी खुद की एक दुकान खोलता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्हें कई प्लॉट खरीद लिया। जितना प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प लिया था उससे 2 गुना लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों, जो रमेश और उनकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प कर अपने ससुराल चले गए थे। रमेश के ससुराल वालों ने उनकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये कहते हैं कि जो अपने सगे भाई का न हो सका वे हमारा क्या ही होगा। कहते हैं ना दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हुआ भी वही, उन्हें भी धक्का देकर घर से निकाल दिया। अब वे दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2 दिन हो जाते, खाना भी नहीं मिल पाता। पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे, जैसे उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया। आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप किस टाइप की कहानी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।